तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रायन ट्रेसी की बहुत ही मशहूर किताब ईट दैट फ्रॉग के बारे में। हमें इसका एक बड़ा अच्छा सारांश मिला है और ये खास तौर पर फोकस करता है कि कैसे टालमटोल से बचें और काम ज्यादा अच्छे से करें। और इसका जो मेन आइडिया है ना, वो बड़ा दिलचस्प है कि अपना सबसे बड़ा सबसे मुश्किल काम, जैसे ट्रेसी मेंढक कहते हैं, उसे दिन में सबसे पहले निपटा लो। हाँ, मेंढक खाना। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है ना? तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सिद्धांत क्या हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल जिंदगी में कितने काम आ सकते हैं। क्योंकि जैसा सारांश भी कहता है, ये सिर्फ काम खत्म करने की बात नहीं है, ये पहचानने की बात है कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है और उसे पहले क्यों करना चाहिए। इसमें एक मनोविज्ञान भी छिपा है। अच्छा, तो सबसे पहले यही समझते हैं, ये मेंढक क्या बला है आखिर। हाँ। सारांश तो कहता है कि ये वो सबसे बड़ा सबसे जरूरी काम है जिसे हम अक्सर टालते रहते हैं, शायद मुश्किल लगता है या बोरिंग। पर यही वो काम है जिसका हमारी कामयाबी पर, हमारे नतीजों पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। और ट्रेसी का जो सुझाव है कि अगर 2 मेंढक खाने हों तो पहले बदसूरत वाला खाओ। हाँ। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक साइकोलॉजी है। जब आप दिन की शुरुआत, जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उस वक्त सबसे मुश्किल काम से करते हैं, तो उसे पूरा करने पर एक जबरदस्त सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है, उपलब्धि का एहसास। और वो एहसास, वो डोपामीन रश आपको बाकी दिन के लिए मोटिवेट करता है। अच्छा, आसान काम तो बाद में वैसे भी आसान लगते हैं। ये तो दिलचस्प है। मतलब सुबह सुबह एक बड़ी जीत मिल गई तो पूरा दिन कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन कई बार ये पहचानना ही मुश्किल नहीं होता कि असली मेंढक है कौन सा, जब लिस्ट में बहुत सारे जरूरी काम हो। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, हर जरूरी काम मेंढक नहीं होता। मेंढक वो है जो सबसे ज्यादा असर डालेगा, जो आपके सबसे बड़े लक्ष्यों की तरफ आपको सबसे ज्यादा आगे ले जाएगा। ओके। और यहीं पर प्लानिंग, मतलब योजना बनाने और प्राथमिकता तय करने की बात आती है। सिर्फ मुश्किल होना काफी नहीं, उसका महत्वपूर्ण होना ज्यादा जरूरी है। और हम गलती यही करते हैं, हम अक्सर आसान छोटे कामों में बिजी महसूस करते हैं, जबकि असली मेंढक इंतजार करता रहता है। अच्छा, तो ये फर्क है व्यस्त रहने और सच में प्रोडक्टिव होने में। तो अब आते हैं योजना पर। सारांश कहता है कि हर रात या सुबह अगले दिन की योजना बनाना जरूरी है। कामों की लिस्ट बनाना, उन्हें प्राथमिकता देना। इसमें वो 6 P's नियम का भी जिक्र है। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। जी, सही पूर्व योजना खराब प्रदर्शन को रोकती है। और ये सिर्फ लिस्ट बनाने की बात नहीं है। प्लानिंग का असली मतलब है सोचना, आगे देखना, सोचना कि क्या मुश्किलें आ सकती हैं, और सबसे जरूरी ये तय करना कि कौन से काम असल में नतीजों से जुड़े हैं। यहीं पर वो मशहूर 80-20 नियम यानी परेटो सिद्धांत आता है, जिसका जिक्र सारांश में भी है। हाँ, 80-20। कि हमारे लगभग 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। तो एक अच्छी योजना हमें उन कीमती 20% कामों को, यानी हमारे असली मेंढकों को पहचानने में मदद करती है। हाँ, ये 80-20 नियम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में वो 20% काम पहचानना, वही तो सबसे बड़ी चुनौती है ना? हाँ, बिल्कुल। हम क्यों फंस जाते हैं उन 80% छोटे मोटे कामों में जिनका असर कम होता है? इसके कई कारण हैं, ज्यादातर मनोवैज्ञानिक। छोटे काम जल्दी निपटते हैं तो हमें तुरंत एक संतुष्टि मिलती है। हाँ, चेकलिस्ट टिक करने का सुख। बिल्कुल, वो एक छोटा सा डोपामाइन हिट मिलता है। बड़े जरूरी काम अक्सर मुश्किल लगते हैं, उनमें अनिश्चितता होती है, शायद फेल होने का डर भी होता है, तो दिमाग आसान रास्ता चुनता है। प्लानिंग, खासकर जब हम उसे लिखते हैं, तो वो हमें इस आदत से लड़ने में मदद करती है। अच्छा। वो हमें मजबूर करती है कि हम ईमानदारी से देखें कि क्या चीज सच में जरूरी है। तो प्लानिंग एक तरह से अपने दिमाग को डिसिप्लिन करने का तरीका है, जरूरी चीजों पर टिके रहने के लिए। और इसी से जुड़ा है तैयारी का पहलू। सारांश कहता है कि काम शुरू करने से पहले अपना माहौल ठीक करें, जरूरी सामान, जानकारी वगैरह जुटा लें। ये सुनने में तो बहुत बेसिक लगता है, क्या इसका सच में इतना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। इसे आप कह सकते हैं फ्रिक्शन कम करना। फ्रिक्शन? हाँ, घर्षण। सोचिए, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, पर पहले आपको पुराने आंकड़े ढूंढने हैं, फिर शायद प्रिंटर नहीं चल रहा, फिर सही फाइल नहीं मिल रही। हाँ। तो शुरू करने से पहले ही आप थक जाएंगे और टालने का बहाना मिल जाएगा।
सही बात है। तो यानी इन छोटी छोटी रुकावटों को हटा देती है। इससे काम शुरू करना आसान हो जाता है। ये आपके मेंढक तक पहुंचने का रास्ता साफ करने जैसा है। ये बात तो माननी पड़ेगी, छोटी छोटी रुकावटें मिलकर बड़ी बाधा बन जाती हैं। और तैयारी से ही जुड़ा है लक्ष्यों का स्पष्ट होना। सारांश कहता है कि अपने लक्ष्यों को लिखें, सिर्फ दिमाग में रखना काफी नहीं है। लिखना क्यों जरूरी है? लिखने से ना विचारों को एक ठोस आकार मिलता है। जब लक्ष्य सिर्फ दिमाग में होते हैं वो अक्सर धुंधले होते हैं, और जब लक्ष्य धुंधले हों तो उनसे जुड़े काम भी अस्पष्ट लगते हैं और फिर टालमटोल करना आसान हो जाता है। लिखने से लक्ष्य ज्यादा रियल, मापने लायक और पाने लायक बन जाते हैं। ये एक तरह की कमिटमेंट भी है ना? हाँ, खुद से किया गया वादा। हाँ, ये तो है। और साफ लक्ष्य आपको ये तय करने में मदद करते हैं कि आज का मेंढक कौन सा है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप जा कहाँ रहे हैं। ये सवाल भी सोचने लायक है। कितने लोग सिर्फ सोचते हैं कि उन्हें अपने लक्ष्य पता है, और कितनों ने उन्हें असल में लिखकर साफ किया है। रिसर्च तो यही कहती है कि लिखने वाले ज्यादा सफल होते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने अपना मेंढक पहचान लिया, योजना बना ली, तैयारी भी कर ली, लक्ष्य भी साफ है, लेकिन अगर वो मेंढक बहुत ही बड़ा और डरावना लगे तो, जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, तब क्या करें? सारांश में एक तरीका बताया है, उसे छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ देना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। हाँ, ये बहुत ही कारगर तकनीक है। इसे कई बार सलामी स्लाइस अप्रोच भी कहते हैं। सलामी स्लाइस? अच्छा। हाँ, मतलब जैसे आप पूरी सलामी एक बार में नहीं खाते, उसे पतले टुकड़ों में काटते हैं, वैसे ही बड़े प्रोजेक्ट को छोटे मैनेजेबल कामों में तोड़ दें। इससे वो कम भारी लगता है और हर छोटा कदम पूरा करने पर आपको फिर से वो उपलब्धि वाली फीलिंग आती है। हाँ, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। वो जो शुरू करने की बड़ी सी दीवार होती है ना, वो टूट जाती है। पहला कदम उठाना आसान हो जाता है जब वो छोटा और साफ हो। ये सुनने में बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। एक विशाल पहाड़ चढ़ने के बजाय हम बस अगले छोटे मैनेजेबल कदम पर ध्यान देते हैं, लेकिन इसके लिए भी तो अनुशासन चाहिए होगा ना? सारांश में अनुशासन पर भी जोर है, खुद को अनुशासित करें। बिल्कुल, अनुशासन के बिना तो ये सब रणनीतियां काम नहीं करेंगे। हाँ। अनुशासन ही वो गोंद है जो इन सबको जोड़े रखता है। हाँ। और अनुशासन का सीधा मतलब है वो करना जो आपको करना चाहिए, जब आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन हो या ना हो। ये इच्छा शक्ति की तरह एक मांसपेशी जी, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। शुरुआत में मुश्किल लगता है, जैसे सुबह जल्दी उठना या मुश्किल काम शुरू करना। हाँ, लेकिन हर बार जब आप अपने मन के खिलाफ जाकर सही काम चुनते हैं तो ये मांसपेशी थोड़ी और मजबूत होती जाती है। और फिर एक और नुस्खा है जो थोड़ा अजीब लग सकता है, तत्काल कार्य शुरू करें, भले ही पूरी तैयारी ना हो। हमने अभी तैयारी के महत्व पर इतनी बात की, तो ये कैसे? क्या ये बस शुरू कर दो वाला एटीट्यूड है? देखिए, यहाँ एक संतुलन साधना है। तैयारी जरूरी है, पर परफेक्शन का इंतजार करना वो भी टालमटोल का ही एक रूप है, बहुत चालाक रूप। अच्छा। तत्काल कार्य शुरू करें का मतलब है कि एक बार आपके पास शुरू करने के लिए जरूरी मिनिमम चीजें हों तो हिचकिचाएं नहीं, पहला कदम उठा लें। अक्सर सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ शुरू करने की होती है, वो इनर्शिया होता है ना, जड़ता। हाँ, बिल्कुल। एक बार आप मोमेंटम पकड़ लेते हैं, गति में आ जाते हैं, तो फिर जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। तो तैयारी करें, लेकिन सही समय या पूरी तैयारी का इंतजार हमेशा ना करें। समझ गए। तो ये परफेक्शनिज्म के जाल से बचने का तरीका है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, मेंढक पहचानना, उसे सबसे पहले निपटाना, योजना बनाना, 80-20 नियम लगाना, तैयारी करना, लक्ष्य साफ रखना, बड़े कामों को तोड़ना, अनुशासन बनाना और तुरंत शुरू करना, इन सब का निचोड़ क्या है? मूल संदेश क्या निकलता है? मूल संदेश, जैसा सारांश भी कहता है, वो ये है कि प्रोडक्टिविटी और असरदार होना सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने से नहीं आता। ये सही चीजें करने से आता है और सबसे जरूरी चीजों को प्राथमिकता देने से आता है। ईट दैट फ्रॉग हमें सिखाता है कि कैसे अपने सबसे जरूरी कामों यानी मेंढकों का सामना करें। उनसे डरे नहीं, उन्हें टाले नहीं, बल्कि उन्हें सबसे पहले निपटाएं। और इसका नतीजा सिर्फ ये नहीं कि ज्यादा काम पूरा होगा, बल्कि आपको ज्यादा कंट्रोल महसूस होगा, तनाव कम होगा और दिन के आखिर में गहरी संतुष्टि और उपलब्धि का एहसास होगा। ये अपने समय और अपनी एनर्जी का मालिक बनने जैसा है, बजाय इसके कि हालात हमें कंट्रोल करें। ये वाकई बहुत पावरफुल विचार है। ये सिर्फ कोई टू डू लिस्ट मैनेज करने की टेक्निक नहीं लग रही है, बल्कि एक पूरी मानसिकता है कि हम जानबूझकर चुने कि हमारी एनर्जी कहाँ लगेगी ताकि उसका सबसे ज्यादा असर हो। ये एक तरह से अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस आने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रोएक्टिव होने के बारे में है, रिएक्टिव होने के बजाय। अपने दिन को अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से चलाना, न कि जो भी ईमेल या मैसेज सबसे जोर से चिल्लाए उसके पीछे भागना। और ये सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं है,
ये सिद्धांत जिंदगी के कई हिस्सों में काम आ सकते हैं। तो हमने ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग के मुख्य विचारों को समझा। अपना मेंढक पहचानो, सुबह सबसे पहले उसे निपटाओ, सोच समझकर प्लान करो और 80-20 से प्राथमिकता तय करो। काम से पहले तैयारी करो, लक्ष्य लिखकर साफ करो, बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटो, अनुशासन की आदत डालो और परफेक्शन का इंतजार किए बिना शुरू कर दो। सुनने में ये सिद्धांत सीधे लगते हैं, पर मुझे लगता है असली चुनौती इन्हें लगातार अपनी आदत बनाने में है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जानना एक बात है और करना बिल्कुल दूसरी। इन दोनों के बीच अक्सर एक बड़ा फासला होता है। और यहीं पर शायद आज की चर्चा का अंत हम एक सवाल के साथ कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर हम लगातार एक आदत के तौर पर मेंढक खाने लगें, तो ये सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी को ही नहीं, बल्कि मुश्किलों को देखने के हमारे पूरे नजरिए को कैसे बदल सकता है। क्या जानबूझकर मुश्किल या जो काम हमें पसंद नहीं है उनका सामना करने से हमारे अंदर एक तरह का लचीलापन, एक मानसिक दृढ़ता नहीं आएगी? क्या इससे हमारा आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा? क्या ये हमें जिंदगी की बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तैयार नहीं करेगा? हाँ, ये सिर्फ काम निपटाने की रणनीति से शायद कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।